इस कार्यक्रम के प्रायोजक करता है कमला पसंद, अनोखा स्वाद। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का मुद्दा। मैं हूं आपके साथ शैलेंद्र चौहान और आज का मुद्दा में बात करेंगे चुनाव मजबूरी, किसान जरूरी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी। उन्होंने गलत किया है, उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया। कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज बड़ा ऐलान करते हुए कहा कि तीनों कृषि कानूनों को सरकार वापस लेगी और एमएसपी से जुड़े मुद्दों पर विचार करने के लिए समिति बनाएगी। पीएम ने इससे चौंकाने वाले कदम की घोषणा करने के बाद देश की सियासत में नया भूचाल आ गया है, जहां एक तरफ लोग इसे बीजेपी का मास्टर स्ट्रोक बता रहे हैं, तो दूसरी तरफ अब यह सवाल भी उठ रहा है कि इस फैसले के पीछे कहीं 5 राज्यों में होने वाला विधानसभा चुनाव तो नहीं। कृषि कानूनों को वापस लेकर बीजेपी ने 5 राज्यों के विधानसभा चुनावों से पहले बड़ा दांव खेला है। एक कदम पीछे खींचकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जहां पंजाब में बीजेपी के लिए राह आसान बनाने की कोशिश की है, वहीं उनके इस फैसले में पश्चिम उत्तर प्रदेश में अपने दरक रहे बड़े वोट बैंक को फिर से कब्जाने की जुग्गत भी दिखाई देती है। बीजेपी के सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी को पश्चिम उत्तर प्रदेश में बीजेपी के लिए कठिन हालत की जानकारी पार्टी अध्यक्ष की तरफ से समय समय पर दी गई थी। पार्टी की ओर से निकाली गई किसान यात्रा से भी जो इनपुट मिले थे, उनसे भी पार्टी नेतृत्व की आंखें खोल दी गई हैं। अब से तकरीबन 1.5 महीने पहले सरकार में उच्च स्तर पर कृषि कानूनों के वापसी को लेकर सहमति बनना शुरू हो गई थी, लेकिन इसके बावजूद सरकार छोटे किसानों के हितों को आसानी से छोड़ने का मोह नहीं त्याग पा रही थी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव को दिल्ली की राह के तौर पर देखा जा रहा है। कोई भी दल उत्तर प्रदेश की राह को कठिन होते नहीं देखना चाहता। सबसे ज्यादा लोकसभा सीटों वाले इस राज्य में अगर थोड़ी सी कसर की वजह से सत्ता चली जाए तो दिल्ली का रास्ता कठिन होने में देर नहीं लगती। तो वहीं उत्तराखंड में भी किसानों के रुख को देखते हुए चुनावी वोट बैंक को ध्यान में रखा गया है। सरकार के फैसले के बाद अब विपक्ष ने भी मुद्दा गरमा दिया है। सवाल यही है कि क्या कृषि कानूनों को वापस लेना चुनावी मजबूरी है या सरकार के लिए किसान जरूरी हैं? मैं आज देशवासियों से क्षमा मांगते हुए सच्चे मन से और पवित्र हृदय से कहना चाहता हूं कि शायद हमारी तपस्या में ही कोई कमी रही होगी, जिसके कारण दिए के प्रकाश जैसा सत्य कुछ किसान भाइयों को हम समझा नहीं पाए। आज गुरु नानक देव जी का पवित्र प्रकाश पर्व है। ये समय किसी को भी दोष देने का नहीं है। आज मैं आपको, पूरे देश को ये बताने आया हूं कि हमने 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। इस महीने के अंत में शुरू होने जा रहे संसद सत्र में, इसी महीने में हम तीनों कृषि कानूनों को रिपील करने की संवैधानिक प्रक्रिया को पूरा कर देंगे। साथियों, मैं आज अपने सभी आंदोलनरत किसान साथियों से आग्रह कर रहा हूं, आज गुरु पर्व का पवित्र दिन है। अब आप अपने अपने घर लौटे, अपने खेत में लौटे, अपने परिवार के बीच लौटे। आइए एक नई शुरुआत करते हैं कि हम तीनों जो कानून हैं इनको वापसी लेते हैं। जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होंगे, जब तक किसान वहीं पे ही है। और एमएसपी पे गारंटी कानून
क्योंकि एमएसपी पे गारंटी कानून बन जाएगा तो पूरे देश के किसानों को लाभ होगा और भी लंबा चलेगा, जारी रहेगा। और सरकार को हमने कहा है कि आप बातचीत का रास्ता खोल लो, जब तक बातचीत नहीं होगी तो किसान वहां से जाएगा नहीं। आज 9 मेंबर कमेटी की मीटिंग है, हम उसमें पूर्ण रूप से संयुक्त मोर्चा तय करेंगे। नहीं, कोई बड़ा दिल नहीं, नहीं तो फाइनेंशियल कंपनियों के एजेंट है, कौन बड़ा दिल दिखा रहा भाई? लिया है तो किसानों का संघर्ष का नतीजा है ये। और आज भी हेरा फेरी बहुत हो रही है। एमएसपी पे गारंटी कानून जब तक नहीं बनेगा, आधे रेट में किसानों की फसलें बिकती रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुक्रवार को तीनों कृषि कानूनों की वापसी के ऐलान ने एक बड़ा संदेश दिया, लेकिन पीएम मोदी के फैसले को लेकर विपक्ष जो है हमलावर है। सपा, बसपा और कांग्रेस ने केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। क्या कुछ कहा तीनों दलों के बड़े नेताओं ने, चर्चा से पहले आपको यह भी सुना देते हैं। तीनों काले कानून वापस लिए गए हैं। काले कानूनों की वापसी अहंकार की हार है। ये किसानों की जीत है, लोकतंत्र की जीत है। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी। इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी आने वाले समय में। जबरदस्ती थोपे गए 3 नए कृषि कानूनों की वापसी को लेकर काफ़ी लंबे समय से, अर्थात लगभग 1 वर्ष से सर्दी, गर्मी व बरसात आदि की मार झेलते हुए अपने आंदोलन पर डटे रहने व उनमें से कुछ किसानों के शहीद भी हो जाने का बलिदान अंत में रंग लाया और केंद्र सरकार ने उन विवादित कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा नहीं बोले। एक बार आप बॉर्डर पे नहीं गए, एक बार किसानों से मिलने नहीं गए, एक बार बातचीत नहीं की। जहां हत्याएं हो रही हैं वहां भी नहीं गए आप, इतना पास आकर नहीं गए। तो आज अचानक क्या हो गया है? स्पष्ट है चुनाव आ रहा है। वही मैं कह रही हूँ कि सबसे पहले तो उन्हें श्रद्धांजलि दीजिए ना, जो शहीद हुए हैं उनके परिवारों पर आज भी क्या बीत रही है। तो फिर भी अभी भी जब वो अपने एक तरह से जो उन्होंने गलत किया है उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया उन्होंने। तो अलग अलग नेताओं की अलग अलग बातें हैं, लेकिन कृषि कानून वापसी की कौन सी 5 बड़ी वजह हैं वो भी आपको ग्राफिक्स के जरिए दिखा देते हैं। किसानों का बढ़ता असंतोष, चुनावी नुकसान का खतरा, यूपी चुनाव में असंतोष की चुनौती, उत्तराखंड में भी नुकसान का डर, सरकार की लोकप्रियता में सेंध। तो जो 5 बड़ी वजह हैं वो आपको हम ग्राफिक्स के जरिए दिखा रहे हैं। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐतिहासिक फैसला लिया, बड़ा फैसला लिया। चूंकि 14 महीने से किसान जो है सड़कों पर उतर कर आंदोलन कर रहे थे, लगातार सरकार पर ये दबाव बना रहे थे, लेकिन इस फैसले के बाद एक तरफ किसानों में खुशी का माहौल है, वहीं दूसरी तरफ जो बाकी राजनीतिक पार्टियां हैं वो लगातार अभी भी हमलावर हैं। इसी पर हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ कई खास मेहमान भी जुड़ेंगे। फिलहाल हमारे साथ कीर्ति निधि पांडे जुड़ गए हैं सपा से, और हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी हैं कांग्रेस पार्टी से। आप दोनों मेहमानों को बहुत बहुत स्वागत है। कीर्ति निधि पांडे, जैसा कि अब ये भी कहने को मिल रहा है कि एक तरफ तो फैसला अभी तो वापस ले रहे थे तो आप लोग दबाव बना रहे थे, सरकार जो है अहंकारी है। अब जब ये अहंकारी सरकार ये फैसला वापस लेती है तो भी आप लोग निशाना साध रहे हैं कि ये दबाव में फैसला लिया गया है, चुनाव का डर सता रहा है। देखिए, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष 25 अक्टूबर को एक बयान दिए थे जिसमें कहा था कि अगर चुनाव आते आते ये फैसला वापस हो, और ये आज फैसला वापस हुआ। लेकिन अभी तमाम मसले
किसानों के उलझे हुए हैं, जिसको किसान सुलझाना चाहता है केंद्र की सरकार। ये कानून जो वापस हुए हैं, ये सरकार अहंकारी सरकार है और इस सरकार ने फैसला वापस लिया तो किसानों के दबाव में वापस लिया और इस बात के डर से वापस लिया कि आने वाले 5 राज्यों के चुनाव में उनको हार का सामना करना पड़ेगा। लेकिन किसान इस बात को समझता है और किसान को एमएसपी की गारंटी वाला बिल भी चाहिए, किसान को अपनी उपज का दुगना मूल्य भी चाहिए, किसान को सस्ता खाद और बीज भी चाहिए, किसान को सस्ता डीजल चाहिए, किसान को डीजल पे सब्सिडी चाहिए। इन तमाम मसलों पर देश के प्रधानमंत्री जी की अगर नियत साफ है तो किसान संगठनों से जो आंदोलनरत है उससे उनको बात करना चाहिए और बात करके सभी समस्याओं का समाधान करना चाहिए अगर नियत साफ है। नहीं तो एक बात तय जानिए कि चुनाव देख करके जिस तरीके से बिल वापस हुआ है, चुनाव बाद ये बिल पुनः लाया जाएगा और यही डर किसान संगठनों को है, किसान संगठनों के अगुवा आदरणीय राकेश टिकैत जी को है और राकेश टिकैत जी इन तमाम सवालों को लेकर के ही कह रहे हैं कि हम आंदोलन में वापस नहीं होंगे जब तक तमाम समस्याओं का हल केंद्र की सरकार नहीं करती। लेकिन सबसे बड़ी समस्या तो यही 3 कृषि कानून थे ना। आपके जो सपा सुप्रीमो है वो लगातार इन कृषि कानूनों को काले कानून ही बोलते थे। तो जब ये फैसला वापस ले लिया है, अभी भी क्या जो आंदोलन है चलता रहेगा, ऐसा लगता है आपको? ये आंदोलन लगातार चलना चाहिए अभी किसानों का, क्योंकि 2014 के चुनाव में माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा था कि हम किसानों की आय दुगनी करेंगे और आज 2021 आ गया। आप लोगों को ऐसा नहीं लगता कि जो किसानों का मुद्दा था अब बाकी राजनीतिक पार्टियों के हाथ से निकल गया है? क्योंकि सभी पार्टियां, सिर्फ मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, बाकी जो राजनीतिक पार्टियां सब किसानों के मुद्दे को भुनाने की कोशिश में थे कि कहीं ना कहीं इसका फायदा हमें मिल जाए। देखिए, किसान आज समझता है कि ये घड़ियाली आंसू है देश के माननीय प्रधानमंत्री जी का। अगर इनकी नीयत साफ होती तो देश के गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा कब होगा, ये सबसे महत्वपूर्ण सवाल। किसानों के आंदोलन के मतलब कृषि कानून जो है, जो 3 बिल हैं वो इतने महत्वपूर्ण नहीं है, जो गृह राज्य मंत्री उनका इस्तीफा ज्यादा महत्वपूर्ण है। मेरी एक बात सुन लीजिए, किसानों की बिल वापसी भी महत्वपूर्ण है, लेकिन किसानों को रौंदने वाले के पिता का इस्तीफा भी बहुत महत्वपूर्ण है। जो आरोपी वो जेल में है ना सर, जो आरोपी है वो जेल में है, जांच भी चल रही है, तो न्यायिक प्रक्रिया जो है उस पर सवाल नहीं उठा सकते। आरोपी कौन है? जिसके पिता केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं, उनका इस्तीफा कब होगा? तो आरोपी बेटा है, बेटा जेल में है। आरोपी बेटा है, गाड़ी बेटा चला रहा था तो बेटा जेल में है। गृह राज्य मंत्री के बेटे के खिलाफ इंसाफ हो पाएगा? सही जांच हो पाएगी? और जो 14 महीने में 700 किसानों की मौत हुई, उसका जिम्मेदार कौन? न्यायालय क्या दबाव में काम करेगा? न्यायालय कोई मतलब नहीं होता कौन किसका बेटा है सर, न्यायालय को मतलब नहीं होता कौन किसका बेटा है। खैर, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं, हम जिस मुद्दे पर बात कर रहे हैं उसी पर चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। हमारे साथ कुलभूषण त्रिपाठी जी भी हैं कांग्रेस पार्टी से। कुलभूषण जी, अब ये बिल जो है वापस लेने का फैसला प्रधानमंत्री जी ने कर दिया है और अब तमाम बड़े नेताओं के बयान आ रहे हैं। कांग्रेस पार्टी का कहना है सबसे पहले इसकी खिलाफत कांग्रेस पार्टी ने की थी, सब अपना क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। शैलेंद्र जी, मैं इस पे थोड़ी लंबी बात रखना चाहूंगा। आपका चैनल बहुत बड़ा है और देश सुन रहा है हम लोगों को। सबसे पहले मैं बात करूंगा कि आज प्रधानमंत्री जी ने आते हुए क्षमा मांगी, तो क्षमा किससे मांगी ये प्रधानमंत्री जी स्पष्ट नहीं कर पाए, क्योंकि उनकी पार्टी के हिसाब से, उनकी सरकार के हिसाब से यह आंदोलन तो गुंडों का आंदोलन था, आतंकियों का आंदोलन था, खालिस्तानियों का आंदोलन था। तो प्रधानमंत्री जी माफी किससे मांग रहे थे और किससे ये कह रहे थे कि मैं सच्चे मन से कह रहा हूं, मैं दुखी होकर कह रहा हूं कि आप लौट जाएं? वो किसानों को लौटा रहे थे या आतंकियों से माफी मांग रहे थे, गुंडों से माफी मांग रहे थे? दूसरी बात, जब प्रधानमंत्री जी ने आज ये गलती मानी कि उनसे गलती हुई है और वो तीनों किसान बिल को वापस ले रहे हैं, तो मैं उसी में एक प्रश्न और जोड़ता हूं कि नोटबंदी पर वो कब माफी मांगेंगे, अनियंत्रित जीएसटी पर कब माफी मांगेंगे, अच्छे दिन का जो उन्होंने वादा किया था उस पर कब माफी मांगेंगे, और साथ ही 15 लाख देने का जो वादा किया था उस पर कब माफी मांगेंगे? तीसरी चीज मैं बहुत बहुत महत्वपूर्ण आपके सामने रख रहा हूं कि संसदीय व्यवस्था में
जिस देश में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र हो वहां प्रधानमंत्री के पद की गरिमा बहुत ऊपर होती है। और एक प्रधानमंत्री जी आकर राष्ट्र के नाम संबोधन करते हुए 3 कृषि बिल वापस लेते हैं, उसके बाद भी किसान नेता और देश के किसान उन पे भरोसा नहीं कर रहे हैं और कह रहे हैं ये तो एक इनका सिर्फ जुमला हो सकता है, वादा हो सकता है, जब तक कानून वापस नहीं होंगे तब तक हम वापस नहीं जाएंगे। आप सोचिए कि आज प्रधानमंत्री पद की गरिमा के साथ कितना गंदा मजाक हुआ है। प्रधानमंत्री पद को कहां पहुंचा दिया गया है कि उनकी भरोसा नहीं कर। तो कांग्रेस पार्टी इसकी खिलाफत करनी चाहिए ना कि प्रधानमंत्री का पद इतना गरिमामय है, उन पर विश्वास करना चाहिए। तो क्या आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री अपनी बात से पीछे हट जाएंगे? आप अपना व्यक्तिगत राय दीजिए, आपको ऐसा लगता है प्रधानमंत्री जो उन्होंने कहा है उस फैसले से पीछे हट जाएंगे? कहता हूं कि प्रधानमंत्री पीछे हट जाएंगे या नहीं हट जाएंगे, लेकिन प्रधानमंत्री ने क्या अपने पद की गरिमा खो दी है? प्रधानमंत्री की बात की इतनी कीमत नहीं है कि किसान किसान नेताओं का ये कहना है, उसमें सारे किसानों को आप नहीं जोड़ सकते। तमाम जिन्हें किसान जो हैं, तमाम किसान खुश हैं। तो भारतीय जनता पार्टी सिलेक्टिव काम करती है। जब आंदोलन शुरू हुआ था तब भी इन्होंने कहा था कि असली किसान तो खेत में है। तो यहाँ जो किसान मिठाई बांट रहे हैं, खुशी मना रहे हैं, तो खुशी झूठी है। वो खुशी फिर किस बात की मना रहे हैं? भरोसा नहीं है। अगर भरोसा नहीं है तो किस बात की खुशी मना रहे हैं? खुशी इस बात की है सैलन जी, आप अगर भी मुझे बोल लेने दे तो सारी बात हो जाए। बीच में ही आप रोकते रहेंगे तो मैं अपनी बात रख कैसे पाऊंगा? क्या आप मुझे अपना पक्ष रखने का समय दे रहे हैं बीच में? नहीं तो कोई जरूरी नहीं कि आप मुझे बहस में शामिल कीजिए। मैंने कहा कि आप मुझे विषय रखने दीजिए। ठीक है, अपनी बात पूरी कीजिए। जीत किसानों की हुई। अगला मेरा प्रश्न है कि आखिर ये जीत किसकी है? तो ये जीत किसानों की है और ये हार अहंकार की है। ये हार उस बात की है कि जहां 750 लोग शहीद हो रहे थे तब तक आपको यह गंभीर समस्या नहीं दिखाई दे रही थी। अगला मेरा 5वां प्रश्न है कि आपकी नीति और नियति दोनों में खोट है। नीति का खोट यह है कि आज आप खुद स्वीकार रहे हैं 1.5 साल बाद कि हमारे कानून ठीक नहीं थे। अगर जो ठीक थे तो आज वापस क्यों ले रहे हैं? आप देश के साथ मजाक कर रहे हैं। आपने इस देश को प्रयोगशाला बना रखा है। आपने नोटबंदी के नाम पर भी प्रयोग किए, आपने जीएसटी के नाम पर प्रयोग किए, आप किस कानून के नाम पर मजाक कर रहे हैं? अगला मेरा 6ठा प्रश्न है कि क्या इन 10 कानूनों से किसको लाभ होने वाला था? आपके पूंजीपति मित्रों को लाभ होने वाला था और उन्हीं के लिए आप 1.5 साल तक लड़ाई लड़ते रहे और 750 किसानों को जान देनी दी। आपकी नीयत सही नहीं है। दरअसल आपकी सरकार विज्ञापन जीवी है और आपकी सरकार चुनाव जीवी है। चुनाव जीवी होने के कारण एक मैं कोट जोड़ रहा हूं कि चुनाव है तो मुमकिन है। अगर जो चुनाव सामने है तो आप कानून भी वापस लेंगे, आप सबकी बात भी सुनेंगे। 1.5 साल से किसान वहां पे बैठे हुए थे, आपको एक बार फुर्सत नहीं मिली? कुलभूषण जी, अगर गलती हो गई है, अगर गलती हो गई है, अगर सरकार से इतने फैसले लेती है, इतना बड़ा देश है, अगर सरकार इतने फैसले लेती है, अगर कोई फैसला गलत हो गया उसके बाद फैसला वापस ले रही, तो इसमें इतना शोर मचाने की क्या जरूरत है? सरकार अपनी गलती मान रही है, क्षमा मांगी प्रधानमंत्री जी ने, इससे बड़ी क्या बात होगी? शोर की ये बात है कि जब ये लोग सुशासन सीखने भरत को रावण के पास भेजेंगे और रावण का जो सुशासन है वो अमित शाह साहब को सुशासन दिखाई देगा, तब इनकी सरकार ऐसे ही निर्णय लेगी। और 1.5 साल तक मैं ये पूछता हूं कि आपने गलती हो गई थी, वापस ले लिए, लेकिन 750 किसान जो मरे हैं उनकी आप जान वापस लौटा दीजिए। मान लेते हैं आपसे गलती हो गई थी, आप तो प्रयोग करते हैं, इतना बड़ा देश है। आपके लिए जान की कोई कीमत नहीं है, आपके लिए आंदोलन की कोई कीमत नहीं। आप तो आंदोलन जीवी टर्म लाए थे। आज मैं कहता हूं कि आप चुनाव जीवी हैं। चुनाव है तो मुमकिन है। आप विज्ञापन जीवी हैं। आज झांसी में गए थे और झांसी में प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि झांसी से मेरा अपनापन है, झांसी से मेरा बहुत पुराना लगाव है। मैं पूछता हूं 7 साल में झांसी के लिए आपने क्या किया? ठीक है, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कुलभूषण जी, बाकी लोग भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं चर्चा में। अनुराग यादव जी हमारे साथ, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग जी, प्रधानमंत्री ने आज बड़ा फैसला लिया है, किसानों में खुशी भी है, लेकिन इसको लेकर राजनीति भी तेज हो गई है। जो फैसला वापस लेने के बाद भी अब उन पर सवाल उठाए जा रहे हैं कि ये चुनाव नजदीक है इसलिए फैसला लिया गया है, या फिर सरकार बहुत ज्यादा दबाव में है, क्योंकि किसानों की तरफ से कहा गया था कि हम संसद का घेराव करेंगे, अलग अलग क्षेत्रों में प्रदर्शन करेंगे, उसका दबाव है। कैसे देखते सर इस फैसले को? सरकारें रही और इस तरीके के फैसले होते रहे, फैसले वापस भी लिए जाते रहे, लेकिन जिस तरीके से कृषि कानूनों को लेकर
मोदी सरकार ने इतनी देर से फैसला लिया, और ये एक बड़ा आंदोलन जब बन गया और जब चुनाव आपके करीब आ गए, एक इसी टाइमिंग जो है ये विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं मौका दे रही है कि वो सवाल खड़ा करें, क्योंकि आज अचानक इस कानून को वापस लेने की जरूरत कैसे पड़ी, जब 14 महीने से किसान आंदोलनरत थे और किसान लगातार मांग कर रहे थे कि ये कानून जो हमारे हित में लाया गया है, ये ना तो हमारे सहमत से बनाया गया, ये आपने अपने तरीके से इसको कानून बनाया और इसको पास करा दिया, और इसके बाद आप जबरदस्ती हम पर थोप रहे हैं, और हम इस कानून को नहीं चाहते। सबसे बड़ी बात थी कि जिनके लिए आपने ये कानून बनाया, जिनके हित की आप बात कर रहे हैं, वही बिल्कुल उसको मना कर रहे हैं कि ये कानून हमें चाहिए नहीं। इसके बाद 14 महीने तक आप वेट करते रहे, सैकड़ों किसान इसमें शहीद हो गए, और आज अचानक किसी ने नहीं सोचा था कि आज प्रधानमंत्री इतना बड़ा निर्णय आज के दिन ले लेंगे, और आज अचानक आप ये निर्णय ले लेते हैं। तो निश्चित बात है कि विपक्षी दलों को कहीं ना कहीं आपने एक मौका दे दिया इसकी टाइमिंग को लेकर, इस निर्णय की टाइमिंग को लेकर कि वो सवाल उठाएं, क्योंकि अब जब पंजाब का चुनाव, यूपी का चुनाव, उत्तराखंड का चुनाव सामने खड़ा हुआ है, और जो हम लोगों के पास खबरें आ रही हैं कि जो सर्वे कराए गए उसमें कहीं ना कहीं ये स्पष्ट हो चुका है कि बीजेपी की स्थिति बहुत खराब है, और उसके कारण, उसमें एक बड़ा कारण किसान है। तब आपने इन चीजों के आधार पर अचानक ये फैसला ले लिया। तो इस फैसले को देखते हुए सभी विपक्षी दल ये सवाल उठा रहे हैं, और ये जायज सवाल है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये फैसला वापस लेने के बाद भी जिनके लिए आपने फैसला वापस लिया वो भी आज संतुष्ट नहीं है, वो धरना वापस नहीं करने जा रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता कि मोदी सरकार का ये फैसला, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये फैसला किस तरीके से उनके लिए फायदेमंद होगा। ना तो धरना वापस हो रहा है, ना किसान वापस जा रहे हैं, उनकी अन्य मांगे हैं, उनको लेकर उन्होंने कहा जब तक हमारी ये मांगे पूरी नहीं होंगी तब तक हम धरना खत्म करने वाले नहीं। राकेश टिकैत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से कह दिया, इन फैसलों को वापस लेने से हमारे धरने पर कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये बड़ा सवाल अनुराग जी, कर रहा है। जैसा आपने कहा कि अचानक से फैसला ले लिया गया, तो अचानक से फैसला लेने के लिए प्रधानमंत्री जाने भी जाते हैं, एकाएक अचानक से वो फैसला लेते हैं, वो तो अलग बात है। लेकिन सवाल ये उठता है, आपको क्या नहीं लगता कि जब ये कानून लाया गया तो क्या नहीं जो किसान हैं उनसे बातचीत करनी चाहिए थी? किसानों के जो बड़े नेता हैं, जो किसान संगठन, उनको बुलाकर उस बिल के बारे में बातचीत करनी चाहिए थी। और खैर वो गलती हुई, और आज जब आप किसान का जो बिल है ये वापस ले रहे थे, तो उसको लेकर भी आपको क्या मीटिंग करनी चाहिए थी? जो बड़े नेता हैं, एक डेलीगेशन किसानों को बुलाना चाहिए था, उनके साथ बैठक करते, बातचीत करते, उसके बाद अगर आप फैसला वापस लेते तो शायद, जो मुझे लगता है, जो अभी भी किसान नेता नाराज हैं, वो कह रहे हैं ये मांग तो मेरी मान ली गई है, और बाकी जो मांगे हैं उनको भी उठाने लगे हैं। कह सकते हैं एक तरह से अब ब्लैकमेलिंग की उस पर उतर आए किसान की, और भी जो मांगे हैं उनको भी मनवा लो, यही मौका है। अनुराग जी, शायद अनुराग जी से हम सवाल करेंगे अपना। एक ब्रेक का वक्त है, आप दोनों ही मेहमानों के साथ बने रहिए, जल्द लौटेंगे। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी। आने उन्होंने गलत किया है, उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया। कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। सुपुत्र मेडिटेशन गुरु बेहद नेक, और पिताश्री थोड़े रंगीले, थोड़े दिल फेंक। दोनों के अलग हैं रंग, पर दोनों का एक अनोखा स्वाद। कमला पसंद, अनोखा स्वाद। उत्तराखंड के स्थानीय उत्पाद रिंगाल से बना ये बेजोड़ हस्तशिल्प आज देश ही नहीं विदेशियों को भी खूब भा रहा है।
इन्हें गिफ्ट हैम्पर के साथ ही साज सज्जा और अन्य कई तरह के उपयोग में लाया जा रहा है। और ये सब संभव हो पाया है उत्तराखंड सरकार की हस्तशिल्पियों के लिए शुरू की गई स्वरोजगार योजना से। सरकार ने उद्यमशील युवक युवतियों, कुशल एवं अकुशल दस्तकारों एवं हस्तशिल्पियों को स्वरोजगार की ओर अभिप्रेरित करने का बीड़ा उठाया है। उद्योग विभाग द्वारा मार्गदर्शन देने के साथ ही उद्यम स्थापना से संबंधित सभी योजनाओं की दी जा रही है जानकारी। सरकार की इस पहल से जहां हस्तशिल्पियों को घर पर ही रोजगार मिल रहा है, वहीं उत्तराखंड के पारंपरिक हस्तशिल्प को भी मिल रही है नई पहचान। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम विभाग द्वारा मार्जिन मनी की धनराशि अनुदान के रूप में कराई जा रही है उपलब्ध। यहाँ पे हम हैंडीक्राफ्ट में रिंगाल से ज्वेलरी बनाते हैं और खजूर के पत्ते से ज्वेलरी बनाते हैं और काफी ज्यादा बिकती भी है। बाहर के लोग ज्यादा पसंद करते हैं इन चीजों को। जो आज हमारा रिंगाल हस्तशिल्प और वुडन क्राफ्ट का हस्तशिल्प है, वो हमारे देश में ही नहीं विदेश में भी हमारे रिंगाल की जो है काफी मांग हो रही है। मैं इस कार्य के लिए मुख्यमंत्री जी और उत्तराखंड सरकार का तहे दिल से धन्यवाद देता हूँ। प्रधानमंत्री मोदी जी के आत्मनिर्भर भारत के सपने को धरातल पर उतार रही है उत्तराखंड सरकार। पर ये दिल है कि चख रहा है उन्हीं अल्फाजों का नूर नूर और नूर नूर और नूर नूर और दूर कितना भी जाओ, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। रुमल बोलो जुबान केसरी। जब पशुओं को मिलेगा प्यार और मिल्को मोर पशु आहार तो दूध बहेगा, मुनाफा बढ़ेगा। मिल्को मोर पशु आहार, स्वाद और खुशबू में झूम के भाई लेके आए गोल्डी मसाले। गोल्डी मसाले, खुशबू और स्वाद ऐसा तो रिश्तों में गुस्सा कैसा। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं शुद्ध प्लस पान मसाला। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। 3 कृषि कानूनों को वापस लेने का, रिपील करने का निर्णय लिया है। हमारा आंदोलन अभी चलता रहेगा जब तक ये पार्लियामेंट में वापसी नहीं होता। जनता इन्हें माफ नहीं करेगी, इन्हें साफ करने का काम जनता करेगी। आने उन्होंने गलत किया है, उसको पहचान रहे हैं, इसीलिए वो आज भाषण दिया। कानूनों को अति देर से वापस लेने की घोषणा। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं आज का मुद्दा, और आज का मुद्दा में बात करें प्रधानमंत्री के द्वारा लिया गया आज 3 कृषि कानूनों का जो फैसला है वापस ले लिया गया है और बहुत जल्द ये जो पार्लियामेंट में भी उसको खत्म कर दिया जाएगा। इसी पर हम बात करें, हमारे साथ कई सारे खास मेहमान बने हुए हैं। हम कुलभूषण जी के पास आएंगे, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलभूषण जी, अब ये सवाल है कि प्रधानमंत्री जी जो है उन्होंने फैसला जो है वापस ले लिया, अचानक से ले लिया, किसी से बातचीत नहीं की। पहले भी ये कहा जा रहा था जब ये कृषि कानून संसद में लाए गए, पारित किए गए, कि किसानों से बातचीत करनी चाहिए थी, किसान के बड़े बड़े जो नेता हैं डेलीगेशन उनको बुलाना चाहिए था, उसके बाद इस पर सहमति बननी चाहिए थी। आज भी वैसे ही हुआ, आपने अपने मन से आकर फैसला वापस ले लिया। क्या किसानों से अगर बातचीत कर लेते और उसके बाद अगर ये फैसला वापस होता तो शायद जो अभी भी जो किसान नेता ये बोल रहे हैं कि हम अभी भी आंदोलन जारी रखेंगे, वो स्थिति ना पैदा होती? मैं इस पे थोड़ा सा ये एक पक्ष रखना चाहूंगा कि हर देश की एक संवैधानिक व्यवस्था होती है। भारत के संविधान सभा जब भारत का संविधान तय कर रही थी तो इस संविधान सभा में बहुत विद्वान लोग थे और आदरणीय बी.आर. अम्बेडकर साहब ने बड़ी मजबूती से भारत में संसदीय लोकतंत्र की स्थापना की थी। पार्लियामेंट्री सिस्टम में क्योंकि कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और कलेक्टिव गवर्नमेंट होती है, यहाँ पर प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है कि एक आदमी निर्णय लेता है। यह बहुत ही व्यवस्थागत प्रश्न है कि यहाँ पर अमेरिका की तरह निर्णय नहीं होंगे, यहाँ पर पूरी कैबिनेट निर्णय लेती है और कैबिनेट मिलकर सलाह देती है। जब से ये 2014 में आदरणीय मोदी जी की सरकार आई है,
देश की उस संसदीय व्यवस्था को ही लगातार चोट हो रही है। और यहां पर निर्णय मंत्र परिषद को भी पता नहीं होते। नोटबंदी हुई थी तब पूरे देश में यह मुद्दा रहा था, आज 5 साल से ज्यादा हो गए कि क्या वित्त मंत्री को यह खबर थी कि नोटबंदी होने जा रही? कैबिनेट को और मंत्रिपरिषद को भी खबर नहीं होती है। ठीक उसी तरह से कृषि कानून जब आए तब किसी से बात ही नहीं हुई है। दरअसल इतिहास पढ़ें तो मध्यकाल में हमें एक शासक दिखाई देता है जिसका नाम है MBT, मोहम्मद बिन तुगलक। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत विद्वान शासक था, लेकिन उसके निर्णयों से जनता की और सल्तनत की। भूषण जी, सवाल जो पूछा है उस पर जवाब दीजिए। इतिहास पर मत जाइए, इतिहास पर अगर जाएंगे तो फिर कांग्रेस पार्टी पर भी सवाल उठेंगे। कुछ फैसले, कई फैसले 10 जनपद से भी आते थे, कई फैसले 10 जनपद से आते थे, प्रधानमंत्री सिर्फ उसको घोषणा करते थे। तो ऐसा नहीं है कि डिक्टेटरशिप जो है सिर्फ यहीं पर है। डिक्टेटरशिप आपकी कांग्रेस पार्टी में भी रही है। फैसले 10 जनपद में आता था, ऐलान प्रधानमंत्री करता था। जब निर्णय होने की प्रक्रिया है वो इसीलिए होती है कि जब आप दूसरों की राय नहीं लेते हैं, किसी और को आप अपने निर्णय में शामिल नहीं करते हैं। आज भी कितने लोगों से मंत्रिपरिषद में इस पर विचार हुआ है कि क्या हम कृषि कानूनों को वापस ले लें। दरअसल जब आप अकेले निर्णय लेंगे, देश को प्रयोगशाला समझेंगे, कोई भी निर्णय कभी भी लागू कर देंगे, कोई भी बिल कभी ले आएंगे और कोई भी बिल कभी वापस ले लेंगे। दरअसल सिर्फ एक उद्देश्य है भारतीय जनता पार्टी का। इनकी नीति और नीयत सिर्फ यह है कि चुनाव जीते और सत्ता में बने रहे। लेकिन यह 2021 का समय है सैलन जी। इस समय सोशल मीडिया और विज्ञान की ताकत इतनी ज्यादा है कि जनता बेवकूफ बनने वाली नहीं है कि यह निर्णय आप क्यों ले रहे हैं। पूरे देश को पता है चुनाव है तो मुमकिन है, और चुनाव है तो इसलिए अब तेल कम किया जाएगा, रेट घटाए जाएंगे। उपचुनाव में आपकी हार हुई, वैसे ही तेल सस्ता हो गया। अभी 5 राज्यों में हार हो जाएगी इनकी, उसके बाद आप देखना कि 2024 तक पेट्रोल, डीजल और गैस के दाम क्या होंगे। यह तो इनकी नीति और नीयत साफ दिख रही है कि इनका सिर्फ एक उद्देश्य चुनाव, दूसरा एक विज्ञापन। हर चीज में विज्ञापन होना चाहिए। धन्यवाद मोदी। हासिल बाकी पार्टियां भी सर विज्ञापन कर रही हैं और सबका जब चुनाव आता है सब सारे दांव पे सारी पार्टियां उठा कर बनाती हैं, निपटाती हैं। खैर, कीर्ति निधि जी हमारे साथ बने हुए। कीर्ति निधि जी, अब जैसे समाजवादी पार्टी के सुप्रीमो अखिलेश यादव हैं, रथ यात्रा निकाल रहे हैं, जगह जगह पहुंचते हैं, हर उनके जो भाषण में किसानों का मुद्दा रहता है कि किसान विरोधी सरकार है, काले कानूनों की सरकार है, किसान इसको माफ नहीं करेगा। कहीं ना कहीं समाजवादी पार्टी के हाथ से मुद्दा अब निकल गया है। कीर्ति निधि जी, हम चाहेंगे आप अपने फोन को अनम्यूट कर दें। ये समाजवादी विजय रथ यात्रा की देन है कि जो पूर्वांचल में रथ यात्रा चली, जो 2 दिन पहले लगातार गाजीपुर से लखनऊ तक, इतिहास में आज तक मैंने नहीं देखा कि जो दिन से लेकर रात तक, भोर तक रथ यात्रा चल रही हो और लोग किसी नेता के लिए पलक पौड़े बिछा के खड़े हो रात से, और लगातार स्वागत हो रहा। पूरी रात पूर्वांचल एक्सप्रेस पे लोग स्वागत करते रहे। ये भारतीय जनता पार्टी की दिल्ली की सरकार हो और उत्तर प्रदेश की सरकार, दोनों को पता है कि जनमत उसके खिलाफ है। और मैं तो ये कहता हूं कि जब काले कानून लागू किए गए तब भी किसानों से बात करनी चाहिए थी केंद्र की सरकार को, और जब आज वापसी किए गए तब भी किसानों से बात करनी चाहिए थी और किसानों की सहमति से कानून वापस होना चाहिए था, और जो किसानों की और समस्या थी उसको भी शामिल करनी चाहिए। लेकिन मोदी सरकार, नरेंद्र मोदी जी न तो कानून लागू करने के लिए किसानों से बात किए, न तो वापसी करने के लिए बात किए। और एक बात और स्पष्ट कर दी, अभी हिमाचल हो, बंगाल हो, तमाम राज्यों के उपचुनाव में हार के बाद केवल 10 रुपए पेट्रोल सस्ता हुआ। बहुत स्पष्ट रूप से कह रहा हूं कि अगर इस देश की जनता को LPG सिलेंडर 1000 की जगह 500 में चाहिए और पेट्रोल डीजल 50 रुपए लीटर चाहिए, तो 5 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी को हराना पड़ेगा। और जिस दिन हरा देगी 2024 के चुनाव से पहले, अगर ये सब चीजें सस्ता नहीं हो गई, महंगाई पे नियंत्रण नहीं होगा, पूंजीपतियों से भारतीय जनता पार्टी किनारा नहीं कर लेगी, तो आप कहिएगा कि समाजवादी पार्टी के लोग क्या करें। एक कीर्ति निधि जी, आपको कहना है कि सरकार हार जाती 5 राज्यों में तो पेट्रोल जो 50 रुपए में बिकने लगेगा। 25 अक्टूबर को कहा था कि चुनाव आते आते काले तीनों कानून कृषि बिल जो लागू हैं वो वापस हो जाएंगे।
और वो बात आज सच हुई और देश के प्रधानमंत्री को तीनों काले कृषि कानून आज जी, वापस लेने सवाल है कि अब अखिलेश यादव जो अपने भाषण देते थे, किसानों का जो मुद्दा उठाते थे, किसान विरोधी सरकार बोलते थे, काले कानून का नाम दिया था उन्होंने कृषि कानूनों को, अब उनको नहीं लगता कि अब उनके हाथ से मुद्दा निकल गया किसानों वाला? नहीं, आप शैलेंद्र जी इस बात को समझिए कि मुद्दे बहुत हैं, चाहे वो कानून व्यवस्था का सवाल हो उत्तर प्रदेश के अंदर। क्या नरेंद्र मोदी जी ने नहीं कहा था हवाई चप्पल वाले लोग हवाई जहाज से यात्रा करेंगे? नहीं कहा था। आज हवाई चप्पल पहनने वाले लोग हवाई जहाज से यात्रा करना तो छोड़िए, अपनी मोटरसाइकिल में तेल भरा करके भी नहीं चल सकते। ये हालात भारतीय जनता पार्टी ने पैदा किया है। मुद्दे कम नहीं है, कानून व्यवस्था का मुद्दा है, महंगाई का मुद्दा है और लोगों के घरों तक महंगाई है और इस बात को भारतीय जनता पार्टी भांप चुकी है। और एक बात मैं शैलेंद्र जी आपके चैनल में बहुत स्पष्ट रूप से कहना चाहता हूं कि हो ना हो 2-4-5 दिनों में गैस के सिलेंडर भी सस्ते हो सकते हैं, पेट्रोल डीजल के दाम भी कुछ कम हो सकते हैं, लेकिन ये सिर्फ चुनाव तक, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की नीयत साफ नहीं। चुनाव के बाद बिल फिर वापस हो सकते हैं, इसीलिए किसान ये चाहता है कि कोई भी कानून बने या कोई समझ लेते हैं। ठीक, अनुराग जी से भी समझ लेते हैं। अनुराग जी, प्रधानमंत्री ने मंच से ऐलान किया कि अब जो ये आपके कानून है इनको वापस ले रहे हैं और जो शीतकालीन सत्र है उसमें ये खत्म हो जाएंगे, लेकिन किसानों में अभी भी अविश्वास है। क्या ये दिखाने के लिए अविश्वास है, प्रधानमंत्री में पर तंज करने के लिए अविश्वास है, या वाकई में ऐसा भी हो सकता है? नहीं, देखिए ये बड़ी अजीब सी स्थिति पैदा हो गई कि प्रधानमंत्री कोई घोषणा करते हैं और आम आदमी को उस पर विश्वास नहीं है। आज तीनों कृषि कानून वापस लिए जाने के बाद जो किसानों की तरफ से जो स्टेटमेंट आया उसमें किसी नहीं लगता है कि उन्हें प्रधानमंत्री की घोषणा पर विश्वास है। उन्हें लग रहा है कि ये एक चुनावी बयान है और चुनाव खत्म होते ही हो सकता है ये कानून यथास्थिति उसकी बनी रहे। तो इसलिए जो किसान नेता हैं वो स्पष्ट रूप से कह रहे हैं कि जब तक संसद में ये कानून बना था और संसद से ये वापस नहीं होगा तब तक हम इसे मानेंगे नहीं, ये धरना खत्म नहीं होगा। तो ये स्पष्ट दिखाई पड़ रहा है कि लेकिन अनुराग जी, संसद में संख्या बल इनके पास है और कोई भी पार्टी चाहे दूसरे लोग हों वो भी इसका विरोध नहीं कर सकते कि ये बिल ना वापस हो, तो क्यों विश्वास नहीं बन पा रहा है? हाँ, ये देखिए यही सबसे खास बात है कि इसके बावजूद, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जो अभी पांडे जी बात कर रहे थे नीति और नियत की, बात वही है कि आपकी नियत पर आम आदमी को भरोसा नहीं रह गया है। वो जान रहे हैं कि हो सकता है ये चुनावी स्टंट हो और इसके बाद तुरंत ऐसे ही प्रधानमंत्री ने एक बात और भी कही थी, जब उन्होंने नोटबंदी लागू की थी उन्होंने कहा था कि इससे नक्सलवाद खत्म हो जाएगा, आतंकवाद खत्म हो जाएगा और अगर ऐसा नहीं होता है तो आप बीच चौराहे पे मुझे सजा दीजिएगा। तो बातें हैं, ये लोग आम आदमी बहुत सुन चुका है, पब्लिक इससे उकता गई है और ये पहली बार मैं देख रहा हूं कि भारत के प्रधानमंत्री की बात पर किसानों को विश्वास नहीं रह गया है। वो कह रहे हैं जब तक लिखित में हमें कागज नहीं मिलेगा तब तक हम इस धरने से वापस जाने वाले नहीं, ये धरना यथावत चलता रहेगा। ये एक बड़ी बात है, एक अविश्वास खड़ा कर दिया है सरकार और आम जनता के बीच में। नहीं तो प्रधानमंत्री जो कहते थे वो लगता था कि ये कानून है, अगर प्रधानमंत्री ने कह दिया है तो ये बात तो होनी है। लेकिन आज पहली बार हम देख रहे हैं कि प्रधानमंत्री के कहने के बावजूद कोई भी इस बात पर विश्वास करने को तैयार नहीं है। उसे ये चुनावी जुमलेबाजी लग रही है कि ये एक बयान है वोट लेने के लिए और जहां चुनाव खत्म हुआ तो हो सकता है कि ये कानून वापस ना हो, इनकी स्थिति वैसी ही बनी रहे। तो ये एक बहुत बड़ा अविश्वास सरकार ने पैदा कर दिया है और इसकी पूरी तरीके से जिम्मेदारी मोदी सरकार की है, क्योंकि ये अविश्वास इन्हीं का खड़ा किया हुआ है। नहीं तो इससे पहले इस तरीके की स्थिति कभी नहीं देखी गई। जी, कीर्तिनिधि जी काफी देर से कुछ कहना चाह रहे हैं। कीर्तिनिधि जी अपनी बात कही सर। आप जी, कानून वापस हो रहा है जी, तो जो 14 महीने के दौरान 700 किसानों की मौत हुई उसका जिम्मेदार कौन? उसका जिम्मेदार कौन? और देश के प्रधानमंत्री आज माफी किससे मांग रहे हैं? उन मरने वाले किसान के परिवारों से,
या किसानों से। देश के प्रधानमंत्री माफी किससे मांग रहे थे? आतंकवादियों से, खालिस्तानियों से, पाकिस्तानियों से। जो भारतीय जनता पार्टी के नेता लगातार किसानों को आतंकवादी, पाकिस्तानी, खालिस्तानी बता रहे थे, उन नेताओं के खिलाफ कार्रवाई कब होगी? मैंने कहा कि गृह राज्य मंत्री के बेटे द्वारा जो किसानों के ऊपर गाड़ी चढ़ा दी गई, जिसके बंदूकों से गोलियां चलाई गई, उस मंत्री का इस्तीफा कब होगा? अगर नियत साफ हो तो नियत साफ करके देश के प्रधानमंत्री को किसान संगठनों से बात करनी चाहिए। और जो लोग किसानों को खालिस्तानी बता रहे थे, जो लोग पाकिस्तानी बता रहे थे, जो लोग आतंकवादी उनके खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए और गृह राज्य मंत्री का इस्तीफा लेना चाहिए, तब उनकी नियत साफ मानी जाएगी। लेकिन देश के प्रधानमंत्री लगातार किसानों को गुमराह करते रहे, किसानों से बिना वार्ता किए, पिछले कई महीने से बिना बात किए आज कृषि कानून वापस हुआ है। इसमें भी नियत भारतीय जनता पार्टी की साफ नहीं है। और ये बात देश का किसान जानता है, देश का नौजवान जानता है, देश का बेरोजगार सब जानते हैं कि देश के प्रधानमंत्री सिर्फ चुनावी दृष्टिकोण से इस तरीके के वादे कर रहे हैं। और एक बात जनता ठीक है, हमारे साथ एक और खास मेहमान जुड़ गए फोन लाइन पर। सुरेंद्र सिंह हैं, बीजेपी विधायक हैं। सुरेंद्र जी, स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम में। आपका भी स्वागत है। सुरेंद्र जी, आज एक बड़ा फैसला है, ऐतिहासिक फैसला है, किसानों में खुशी भी है, लेकिन कहीं वहीं कुछ किसान जो हैं, कई बड़े नेता हैं, उनको अभी भी विश्वास नहीं प्रधानमंत्री जी पर। अब डिबेट में वही चर्चा कर रहे हैं कि उनका कहना है जब तक कि संसद से ये बिल वापस नहीं हो जाता, खत्म नहीं हो जाता, तब तक हमें विश्वास नहीं करना चाहिए। क्या ये एक तंज है या सच में ऐसी स्थिति आ गई आज कि प्रधानमंत्री पर विश्वास न किया जाए? देखिए पत्रकार जी, यदि भारत की धरती पर दुनिया के सर्वमान्य नेता का विश्वास नहीं करता है तो मान लीजिए कि खुद वो जो है वो व्यक्ति अविश्वासी है, उसको अपने होगा। ऐसे लोगों को अपने ऊपर विश्वास नहीं होता है जिसको पूरी दुनिया यह मान चुकी है कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सर्वसामान्य नेता नहीं बल्कि एक पूरे दुनिया को एक दिशा और प्रेरणा देने वाले नेता है। और ऐसे नेता के बारे में यदि कोई विश्वास की बात सोचता है तो मान लीजिए कि वो अपने पर विश्वास नहीं करता होगा, अपने किसी भी व्यक्ति पर विश्वास नहीं करता होगा और विश्वासी चिंतन जारी रखते होगा। तो मोदी जी जैसा महान व्यक्ति जिसको पूरी दुनिया जहाँ पूरी भारत के ईमान की तरफ झुक रही है, वहां पर भारत की धरती पर ऐसे लोग इस तरह की बात करते हैं तो मान लीजिए किसी न किसी राजनीतिक पूर्वाग्रह से ग्रसित होकर के और राजनीतिक पर वो लोग काम कर रहे हैं, काम कर रहे हैं, अपने लोगों से काम नहीं कर रहे। और सुरेंद्र जी, क्या आपको नहीं लगता बहुत ज्यादा देरी कर दी? 14 महीने का एक बड़ा वक्त, किसानों ने भी हार नहीं मानी, उनको लगा बात बनने वाली नहीं है। और हाल ही में जो उपचुनाव के नतीजे आए उस पर भी चर्चा, और हिमाचल की बात करें, राजस्थान में जो उपचुनाव हुए उसकी बात करें, वो भी बड़ी वजह था। सर्वे भी लगातार हो रहे हैं, लोगों का रिएक्शन भी आ रहा है। तो कई सारे मामलों को देखते हुए प्रधानमंत्री जी को लगा आज गुरु पर्व है, और चूंकि चुनाव पंजाब में भी है और काफी जो भागीदारी है किसानों की वो सिख समुदाय से भी आते हैं, तो उनको खुश भी करना और किसानों को भी खुश करना, तो प्रधानमंत्री का मास्टर स्ट्रोक है या फिर एक डर है? कैसे देखते हैं सर? देखिए पत्रकार जी, परिवार के मुखिया का, देश के मुखिया का न कोई डर होता है और न कोई पूर्वाग्रह से ग्रसित भावना होती है। शुद्ध रूप से जिस समाज के लिए, जिस किसान के लिए, जिस किसान के रूप में भगवान के लिए हम कोई व्यवस्था और कोई नीति निर्धारित किए हैं और हमारा किसानी हमारी बातों से सहमत यदि नहीं है, तो ये तो हमारे आदरणीय मोदी जी की महानता है कि जिस किसान के चलते हमने कोई कानून बनाया, अभी वो लोग सर्वमान्य रूप से उसको दुखी है। बिल्कुल, तो ये तो उनकी महानता है कि उनके भावना का आदर करते हुए फिर हम लोग विचार करेंगे और विचार करके उनको समझाएंगे। यदि पूरा समाज स्वीकृति प्रदान करेगा, यदि लाभ समाज के लिए लाभदायक होगा तो निश्चित रूप से ये लागू होगा, नहीं होगा तो आदरणीय मोदी जी ने जो निर्णय लिया है बिल्कुल सही लिया है। और परिवार के मुखिया का धर्म है कि यदि परिवार के कुछ भी लोग यदि किसी काम से पीड़ित है, भावना पर मरहम लगाना चाहिए। आप कहते थे लोग कम्युनिस्ट हैं। सुरेंद्र जी, हमारे जो मेहमान हैं समाजवादी पार्टी से, उनका कहना है कि पहले तो ये उन्हें खालिस्तानी बोलते थे, आंदोलन जीवी बोलते थे, आज प्रधानमंत्री जी उनसे क्षमा मांग रहे हैं, तो क्या माने? पहले की बात सही माने
या अभी जो कह रहे हैं किसानों से क्षमा मांग रहे हैं वो सही माने? यदि हमारे ही लोग किसी खालिस्तानी या किसी छोटी सोच के राजनीतिक पार्टियों के इशारे पर काम कर रहे हैं, तो जब तक उनकी मानसिकता को हम ठीक नहीं कर ले रहे हैं, समझा नहीं ले रहे हैं, तब तक उनसे उलझना या उनको दुखी करना किसी नेता का धर्म नहीं है। 14 महीने में आपने समझा लिया, अपने विचारधारा के लोग यहाँ पर भावना का सम्मान करते हुए उन्होंने उनका आदर किया है और छोटी विचारधारा की राजनीति करने वाले लोगों को आपने समझा लिया, किसानों को आपने समझा लिया। हाँ बिल्कुल, किसानों को आपने समझा लिया 14 महीने में। 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार कौन है? आज वही किसान है सुरेंद्र सिंह जी, 700 किसानों के मौत का जिम्मेदार कौन है? मैं जानना चाहता हूँ, बताइए ना, 700 किसानों की मौत का जिम्मेदार क्या है? क्या नरेंद्र मोदी जी जिम्मेदारी लेंगे 700 किसानों की मौत की? क्रेडिट कार्ड की उदाहरण किसी समाजवादी पार्टी और किसी आप किसान 700 किसानों की मौत की जिम्मेदारी क्या नरेंद्र मोदी जी लेंगे? हमारी सरकार की क्या भारत की सरकार लेगी? 700 किसानों की मौत की जिम्मेदारी वही लोग नहीं, आप 700 किसानों की मौत की जिम्मेदारी लेंगे? आज वही हमारी किसान सुरेंद्र सिंह जी, पवित्र आप लोगों को शर्म नहीं आती आज कि आपका सांसद बनवा करके आपका सांसद किसानों को खालिस्तानी कहता है, आपका सांसद किसानों को पाकिस्तानी कहेगा, आपका सांसद किसानों को आतंकवादी कहेगा, और आज आप किसानों बिल वापस लेकर के आप कह रहे हम समझ गए। ठीक है कीर्तिनिधि जी, ठीक है, आपका कीर्तिनिधि जी आपका सवाल पूछ रहा हूं। सुरेंद्र जी, हमारे जो मेहमान है कीर्तिनिधि जी, उनका कहना है कि 700 किसानों ने अपनी जान भी गंवाई इस आंदोलन में, तो क्या प्रधानमंत्री जी को बड़ा दिल दिखाते हुए उनके लिए भी संवेदनाएं नहीं प्रकट करनी चाहिए थी, या फिर अब आगे वो ऐसा कुछ ऐलान कर दें कि उनको मुआवजा मिले जिन्होंने अपनों को खोया है? क्या ऐसा भी ऐलान हो सकता है? ऐसा है पत्रकार जी, मैं एक प्रतिनिधि के नाते मैं आदरणीय अपने नेता मोदी जी के बड़े मन पर का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं, और जरूर विचार करेंगे, यदि इस तरह की बात पर भी विचार करेंगे। और मेरे समझ से मैं भी, हमारी जैसे व्यक्ति भी, हम लोग निवेदन भी करेंगे कि परिवार अपना है, परिवार के प्रजातांत्रिक मुखिया है, हर कष्ट में उनका कष्ट दूर करने का या कष्ट कम करने का उपाय ढूंढना चाहिए, उनका सम्मान करना चाहिए। कीर्तिनिधि जी, सुरेंद्र जी का कहना है, उनका कहना है ठीक, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में भी सोचेंगे, प्रधानमंत्री जी इसके बारे में भी सोचेंगे। नरेंद्र जी, ये गुमराह करने वाले लोग हैं, भारतीय जनता पार्टी के लोग, लगातार सिर्फ देश और प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, इसीलिए आप प्रधानमंत्री पर किसान भरोसा करने को तैयार नहीं है। ठीक है, कुलभूषण जी भी कुछ कह रहे हैं। ठीक है, कुलभूषण जी भी कुछ कहना चाहते हैं। नेता के ऊपर उसके पिता का भरोसा न हो, उसके चाचा का भरोसा न हो, ठीक है सुरेंद्र जी, ठीक है सुरेंद्र जी, ये अपने केवल पिट्ठुक स्वभाव के लोग हैं, इनके दिमाग में बात वही होगी। ठीक है, तो हकीकत है कि जिसको अपने पुत्र पर विश्वास न हो, ऐसे लोग तो हमेशा विश्वास की बात करेंगे ही करेंगे। ठीक है, हमारे साथ कुलभूषण जी बने हुए कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं। कुलभूषण जी, सुरेंद्र जी का कहना है प्रधानमंत्री जी ने एक महानता का परिचय दिया है, बड़ा दिल दिखाया है। मैं वही कह रहा हूं, इन्होंने अभी खुद ही कहा कि मोदी जी सामान्य पुरुष नहीं है, यही तो देश कह रहा है कि वो सामान्य पुरुष नहीं है। अगर जो सामान्य पुरुष होते तो इस संदर्भ में कृषि मंत्री से भी डिस्कशन हुआ होता, कृषि मंत्री को भी कोई खबर होती कि कृषि कानूनों को लेकर आपकी क्या राय है, शहीदों को लेकर आपकी क्या राय है, आपने आधे घंटे के संबोधन में उस पर बात की होती। तो इसलिए इनको ये मानना जरूरी है कि पूरी दुनिया में मोदी जी को अवतारी पुरुष की तरह से स्वीकार किया जाता है, लेकिन मजेदार बात यह है कि भारत में और जो किसान इस भारत की पहचान है, उसमें मोदी जी अपना जो भरोसा है और विश्वास है वो खो चुके हैं। संसदीय लोकतंत्र में उस सरकार को एक मिनट भी टिके रहने का हक नहीं है जो जनता का भरोसा खो दे। और आज इस देश में बहुत लोगों का यह कहना है कि प्रधानमंत्री जी की बात का भरोसा नहीं है। ऐसा इस देश में हो रहा है, ये बड़े शर्म की बात है। और उसके बाद भी भारतीय जनता पार्टी जी ये कहते हैं कि वो है सामान्य पुरुष नहीं है, महान दिल है। महान दिल होता तो 8 लोगों की जहां हत्या हुई है ना, अभी केंद्रीय गृह राज्य मंत्री से इस्तीफा ले चुके होते, जिन्होंने खुद दावा किया था एक साक्ष्य मिल जाए तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। इतने साक्ष्य मिलने के बाद 60 गवाहों ने गवाही दे दी है। सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से ये रिपोर्ट है कि आशीष मिश्रा वहां मौजूद थे, उसके बाद भी अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हो रही। दरअसल यह सिलेक्टिव पॉलिटिक्स जो शुरू की है भारतीय जनता पार्टी ने, कि इनके हिसाब से तय होता है कि कौन किसान है कौन नहीं है, इनके हिसाब से तय होता है कौन माफिया है कौन माफिया नहीं है, जिसे ये चाहेंगे उसे माफिया।
जो बुलडोज करने की एक प्रोसीजर शुरू की गई है उत्तर प्रदेश में, ठोक दो, सुधार दो, हटा दो, कहीं भी बुलडोजर लगा दो। आज आप इनसे पूछिए कि आपने गलती मानी है और क्षमा मांगी है, तो 750 लोग जो मरे हैं उसके लिए किसको सजा दी जाए? आप सजा भी लेने को तैयार हैं और आप सजा लेने को नहीं तैयार है तो 2022 में और 2024 में जनता आपको सजा देने जा रही है, उसकी तैयारी कर लीजिए। ठीक है सुरेंद्र जी, जैसा आपने सुना, हमारे जो मेहमान हैं कुलभूषण जी, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं, उनका कहना है कि सरकार पर विश्वास ना बन पाना भी सरकार की ही गलती है। खैर सुरेंद्र जी शायद हमसे उनका संपर्क टूट गया। बहुत बहुत शुक्रिया सुरेंद्र जी हमसे जुड़ने के लिए। हमारे साथ अनुराग जी बने हुए हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। अनुराग जी, आज जो मेघालय के जो गवर्नर हैं सतपाल मलिक, पहले जम्मू कश्मीर के वो गवर्नर थे, तो उनकी तरफ से भी एक आज उन्होंने इंटरव्यू दिया है निजी चैनल में और उन्होंने तमाम बड़ी बातें कही हैं। एक सतपाल मलिक जी और आपका जो वरुण गांधी हैं, कांग्रेस पार्टी, माफ कीजिए बीजेपी के सांसद हैं, ये दोनों ही मुखर होकर किसानों के बीच जा रहे थे, किसानों की बात मुखर होकर उठा रहे थे, पुरजोर तरीके से उठा रहे थे। आज सतपाल मलिक ने यह भी कहा है कि मैं पहले दिन से किसानों के साथ था, मैंने प्रधानमंत्री जी से मुलाकात भी की थी और उनको कहा था कि आप भले किसी जो कृषि कानून को जल्द से जल्द वापस ले लीजिए, या फिर अगर आप वो नहीं वापस ले पा रहे हैं तो आप जो एमएसपी गारंटी जो है उसका कानून बना दीजिए। उनको ये बात पहले से पता थी कि माहौल जो है वो बहुत बिगड़ने वाला है, तो कहीं ना कहीं सरकार समझ गई है कि अब कोई रास्ता नहीं है, क्योंकि इतिहास में इस आंदोलन की बातें होंगी। मैंने जेपी आंदोलन तो नहीं देखा, हाँ पढ़ा जरूर है, लेकिन उसके बाद जिस तरह से किसानों ने आंदोलन किया, एक बड़ा आंदोलन किया है, उस वजह से सरकार को झुकना पड़ा, सरकार को अपनी हार माननी पड़ी। देखिए, ये साफ है कि जो किसानों के लिए कानून बना था उसमें कहीं पर भी किसानों की भागीदारी नहीं थी। इस देश में पहली बार इस तरीके की चीजें दिखाई पड़ रही हैं। अगर आज आप उद्योगपतियों के लिए कोई कानून बनाते हैं तो उसमें उद्योगपति शामिल होते हैं, बिजनेसमैन शामिल होते हैं, और अगर आप उनके हित के खिलाफ कुछ करते हैं तो निश्चित रूप से उसका विरोध होता है। लेकिन किसानों के लिए कानून बना, किसानों को उसमें शामिल नहीं किया गया। किसानों के लिए कानून बना वापस लिया जा रहा है, किसानों को की उसमें भी कहीं भागीदारी नहीं। अब जब किसान संगठन और किसान नेता खुद कह रहे हैं कि आप हमारे साथ सरकार संवाद करे, हमारे साथ बातचीत करें और बातचीत करके हल निकाले, क्योंकि किसानों की समस्याओं को किसान ज्यादा अच्छी तरीके समझते हैं। आप अपने एसी रूम में बैठकर और किसानों की समस्याओं को अगर हल करेंगे, या आप कारपोरेट के साथ और उद्योगपतियों के साथ बैठकर किसानों के लिए कानून बनाएंगे, तो निश्चित रूप से इसी तरीके का हश्र होगा जैसा हुआ है। तो अब भी सरकार को चेतना चाहिए और किसानों के बीच अपना विश्वास कायम करने के लिए सबसे पहले सरकार को चाहिए कि वो किसान नेताओं के साथ, किसान संगठनों के साथ वार्ता करे, उनसे बातचीत करे, जो कमेटी बनाए उसमें किसानों की भागीदारी होनी चाहिए, किसान उसमें शामिल हो और फिर किसानों की समस्याओं पर आप चर्चा करके निर्णय लीजिए। क्योंकि ये 3 कानून ही नहीं, अभी बहुत सी किसानों से संबंधित समस्याएं हैं जिन्हें हल करने की जरूरत है, और किसान नेता ये धरना तभी खत्म करवाएंगे जब ये सारी समस्याएं आप सॉल्व कर देंगे, और ये सरकार के स्तर से ही ये हल हो सकती है। तो इसमें सरकार को ही पहल करनी पड़ेगी कि वो किसान नेता और किसान संगठन जो आज सरकार की ओर अविश्वास की नजरों से देख रहे हैं, वो कैसे बिल्कुल अब विश्वास कामयाब करना भी, विश्वास बनाना भी एक बड़ी चुनौती होगी, क्योंकि अभी भी किसानों का कहना है कि हम अभी भी आंदोलन जारी रखेंगे तब जब तक उनकी और भी मांगे मानी नहीं जाती। फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो हम आज के मुद्दा में बात कर रहे थे 3 कृषि कानूनों के फैसले को वापस लिए जाने पर एक तरफ किसानों में खुशी भी है, वहीं किसानों का यह भी कहना है कि अभी और भी मांगे हैं। एमएसपी जो है उसकी मांग है कि एमएसपी सभी फसलों पर मिलेगी और पूरी मिलेगी, उस पर है। उसके अलावा और भी कई मांगे हैं। तो क्या अब जो बाकी मांगे किसानों की हैं उसको सरकार संज्ञान में लेगी, उसको पूरा करेगी, और जो राजनीतिक दृष्टिकोण से जैसे लोग देख रहे हैं विपक्षी पार्टियां की चुनाव के वक्त ये फैसला लिया गया है, इसको कैसे सही साबित करेगी,
ये भी चुनौती सरकार के सामने खड़ी हुई है। फिलहाल के लिए आपसे लेंगे इजाजत, रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार देखिए हमारा खास कार्यक्रम मंथन हमारे प्रधान संपादक दुर्गेंद्र चौहान जी के साथ।